हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रीसेंट ट्रेंड्स इन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के अंदर क्वेश्चन बैंक और सेमेस्टर। आज हम इन दो टॉपिक पर बात करेंगे, एक क्वेश्चन बैंक पर और एक सेमेस्टर सिस्टम पर, और उसके बाद अगले वीडियो में हम CBCS की भी बात करेंगे। तो आज का वीडियो जो है वो बेसिकली इन दो पॉइंट्स को कवर करेगा। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि असेसमेंट में जो ये एक नया जो ट्रेंड आया है असेसमेंट और इवैल्यूएशन में, उनमें क्वेश्चन बैंक की अवधारणा या सेमेस्टर सिस्टम आजकल काफ़ी नाम प्रचलित हो रहा है। तो क्वेश्चन बैंक्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ किए जाते हैं और सेमेस्टर सिस्टम किसे कहते हैं, इस पर हम आज बात करने वाले हैं। तो बात करें अगर हम कि क्वेश्चन बैंक क्या है, तो क्वेश्चन बैंक इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द कंसर्न सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट्स के किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन से रिलेटेड एक उनका संग्रह जो होता है वो क्वेश्चन बैंक कहलाता है। यानी कि किसी भी विषय विशेष के निश्चित प्रश्नों का जो संग्रह है वो प्रश्न बैंक कहलाता है, क्वेश्चन बैंक कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्वेश्चन बैंक इज अ प्लान्ड लाइब्रेरी ऑफ टेस्ट आइटम्स पूल्ड थ्रू कोऑपरेटिव एफर्ट्स फॉर द यूज ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड इवेल्युएटर्स। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो जो प्रश्न बैंक है वो वास्तव में एक तरीके से प्लान्ड लाइब्रेरी की तरह होता है क्वेश्चंस की। प्लान्ड लाइब्रेरी मतलब जिसको बहुत सोच समझ करके प्रिपेयर किया जाता है, उनको संग्रहित किया जाता है प्रश्नों को, और इसका फायदा जो होता है वो स्टूडेंट्स को तो मिलता ही है, साथ ही साथ टीचर्स को और इवेल्युएटर्स को भी मिलता है, क्योंकि टीचर्स को पता चलता है उससे कि उन्हें किस तरीके के क्वेश्चंस बच्चों को देने हैं, और इवेल्युएटर्स जो होते हैं जो चेक करते हैं उन्हें भी मालूम होता है कि इस क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चंस हैं, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आए होंगे, तो उन्हें चेक करने में, क्वेश्चंस को समझने में आसानी होती है। Question banks have also been called by other names such as item banks, item pools, item collections, item reservoirs and test item libraries. जो प्रश्न बैंक है या क्वेश्चन बैंक है उनको कई नामों से जाना जाता है, जिसमें जिन्हें आइटम बैंक या आइटम पूल के नाम से या आइटम कलेक्शन के नाम से, आइटम रिजर्वायर्स के नाम से, ये कुछ नई टेक्नोलॉजिकल टर्म है, टेक्निकल टर्म जो आजकल यूज की जा रही हैं क्वेश्चन बैंक के लिए, वो जो है वो प्रश्न काम में लिए जाते हैं। तो अगर आपको आइटम बैंक या आइटम पूल्स कहीं शब्द समझ में या सुनने में आए तो उसका साधारण सा अर्थ होगा कि वो क्वेश्चन बैंक की बात कर रहे हैं, किसी प्रश्न बैंक की बात कर रहे हैं। A question bank is a collection of large test item। यही बात हमने ऊपर की थी कि ये collection of test item होता है, तो question bank is a collection of large test items। बहुत सारे questions होते हैं इसीलिए इसको large test item बोला है। Developed by a group of trained and experienced professionals and printed on index cards or stored in the memory of a computer along with certain supporting डेटा एंड कैपेबल टू बीइंग रिप्रोड्यूस्ड व्हेनेवर नीडेड। ये अग्रवाल 2005 ने जो एक डेफिनेशन दी क्वेश्चन बैंक की, तो उन्होंने बताया कि क्वेश्चन बैंक या प्रश्न जो बैंक जो है वो एक बहुत बड़ी मात्रा में प्रश्नों का एक संग्रह है, जिसे कुछ ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स जो होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं, और जब आप ये कंप्यूटर की मेमोरी में सेव रहता है और जब आपको इसकी आवश्यकता पड़े आप इसको रिप्रोड्यूस कर सकते हो, इसको काम में ले सकते हो। तो ये प्रश्न बैंक की अवधारणा जो थी वो अग्रवाल ने दी। अब बात आती है रीजन टू यूज क्वेश्चन बैंक, कि हम प्रश्न बैंक का प्रयोग क्यों करें, क्या कारण है जिसकी वजह से प्रश्न बैंक का प्रयोग किया जाए। In the question bank, all type of questions such as objective type, short answer type, as well as long answer type that could be on a particular topic are included। हमें मालूम है कि प्रश्न बैंक जो होती है, प्रश्न बैंक में प्रश्नों का संग्रह होता है, तो ये प्रश्न जो होते हैं वो ये हर प्रकार के प्रश्नों का संग्रह होता है। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं, लघुत्रात्मक प्रश्न भी होते हैं, दीर्घ उत्तर प्रश्न भी होते हैं। तो इन सब की वजह से जो है बहुत सारे प्रश्न जो हैं एक बुकलेट के फॉर्म में या एक संग्रह के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं। तो इनके क्या क्या फायदे होते हैं उन पर हम बात करें। पहला जो फायदा है वो है टू मीट द नीड्स ऑफ एन इंक्रीज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वेरियस कोर्सेज। हमें मालूम है कि आजकल इतने सारे कोर्सेज चल रहे हैं और कोर्सेज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको किस तरीके से मटेरियल प्रोवाइड कराया जा सकता है, एक उनको गाइडलाइन या एक सपोर्ट उनको दिया जा सकता है कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं प्रश्न में, इसके बारे में उनको बताया जा सकता है। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बच्चे जब किसी कोर्स में नया एडमिशन लेते हैं तो उन्हें पेपर का आइडिया नहीं रहता कि किस तरीके के प्रश्न आएंगे, तो उस समय ये बहुत यूजफुल हो जाता है प्रश्न बैंक
जो है वो बनाना। दूसरा, टू इंक्रीज इन नॉलेज एंड फेस कॉम्प्लीशन इन लाइफ, यानी कि आपके ज्ञान के स्तर को बढ़ाता है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न होते हैं, हर तरीके के प्रश्न हैं। आप जब कंटेंट पढ़ते हो तो उसमें से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल रहा है, लघुत्तरात्मक प्रश्न भी मिल रहा है, दीर्घ उत्तर प्रश्न भी मिल रहा है, तो आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज होती है। साथ ही साथ आप जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हो, क्योंकि आप हर तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो कंटेंट को पढ़ के। तो रियल लाइफ में जो सिचुएशंस आती हैं या जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं या कॉम्पिटिशन जो है, उन सारी चीजों को आप फेस करने में अपने आप को कैपेबल मानते हो, क्योंकि हमें ये लगता है कि हमने हर तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो अब हम इससे रिलेटेड इससे ज्यादा क्या आएगा, हम इसको सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। तो आप अपनी लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए या उस पर्टिकुलर टॉपिक या पेपर से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं, जो पेपर में आ सकते हैं क्वेश्चन, उनसे रिलेटेड उन सबको सॉल्व करने के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहते हो। थर्ड है इसका, टू डिवाइजिंग मोर रिलायबल, वैलिड, कॉम्प्रिहेंसिव, फेयर एंड ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग टेक्निक्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्नों का समावेश होता है, इसीलिए ये विश्वसनीय भी होते हैं, वैध भी होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव भी होते हैं। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग टेक्निक इसमें लगाई जा सकती है, यानी कि आप जो है वो इसको कितनी भी बार आप चेक कराएं, आपका रिजल्ट जो आता है वो ऑब्जेक्टिव बेस पर वही आता है। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक ही सही आंसर होता है, तो वो चीज हम क्वेश्चन बैंक के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो असेसमेंट में बहुत हेल्प मिल जाती है इसके द्वारा। अगली बात आती है, टू अरेंज मोर एफिशिएंट, इकोनॉमिकल एंड कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग प्रोग्राम्स। इसके थ्रू क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करने के साथ ही साथ आप टेस्टिंग प्रोग्राम को भी डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि आपके पास हर तरीके के प्रश्न है, तो आप किस तरीके का टेस्ट बच्चों का लेना चाहते हो, किस तरीके से उनका इवैल्यूएशन करना चाहते हो, ये सब टीचर डिसाइड कर सकता है क्वेश्चन बैंक उनके पास में हो। तो कोई जरूरी नहीं है कि वो रिटन टेस्ट ही लें, इसके अलावा भी वो अदर एक्टिविटीज के थ्रू या कोई और वे में असेसमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें क्वेश्चन ही फुल बच्चों से पूछने हैं, तो वो ओरल लें चाहे रिटन लें, क्वेश्चन उनके पास अवेलेबल रहते हैं। तरीका चेंज हो सकता है कि उन्हें किस तरीके से टेस्ट लेना है और इवेलुएट करना है स्टूडेंट्स को। अगला पॉइंट आता है, टू एक्सप्लॉइट द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस फॉर डेटा प्रोसेसिंग टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ टेस्टिंग प्रोग्राम्स। इससे जो है वो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल जो डिवाइसेस हैं, उनसे जो डेटा प्रोसेस होता है, उसके थ्रू जो प्रोग्राम होते हैं उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। क्योंकि जब आजकल तो ऑनलाइन असेसमेंट के बहुत सारे जो है ऐप और टूल अवेलेबल हैं, सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू आप बच्चों को ऑनलाइन असेस कर सकते हो। जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उस समय ज्यादा काफी यूज में आया, तो उस समय उनकी एफिशिएंसी के लिए आप बच्चों को अगर क्वेश्चन बैंक देते हो, तो क्वेश्चन बैंक के बाद बच्चों को पता होता है कि इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ऑनलाइन टेस्टिंग में भी कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आती है कि मतलब किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इससे रिलेटेड चेकिंग में कोई प्रॉब्लम आए, वो इश्यू वहां पे क्रिएट नहीं होता। अब हम आगे बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ क्वेश्चन बैंक, कि प्रश्न बैंक का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो इसके कुछ बेसिक स्टेप है, जिन्हें बेसिकली 5 मेन या ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला जो है वो है प्रिपेयर ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन बैंक। सबसे पहले आपको ब्लूप्रिंट या नील पत्र का निर्माण करना पड़ता है अपनी प्रश्न बैंक के निर्माण के लिए, कि आप किस तरीके के प्रश्न अपनी प्रश्न बैंक में रखना चाहते हैं। ब्लूप्रिंट का मतलब हुआ एक तरीके से आधार पत्र या एक तरीके से खाका जो होता है, वो आपको तैयार करना पड़ता है कि आप एक इस चैप्टर में से इतने जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाले हैं, इतने शॉर्ट आंसर देने वाले हैं, इतने लॉन्ग आंसर देने वाले हैं। वो एक लेआउट या एक प्रोफार्मा आप तैयार करते हो, उसका जो ब्लूप्रिंट तैयार करते हो, वो पहला स्टेप होता है। तो सबसे पहले हमें ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए, क्योंकि ब्लूप्रिंट के आधार पर ही आपको पता चलेगा कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर में से आप कितने क्वेश्चन लेने वाले हो अपने क्वेश्चन बैंक में। दूसरी बात आती है, इसके बाद जब आप ये डिसाइड कर लेते हो, आपका ब्लूप्रिंट बन जाता है कि आपको मान लिया 10 चैप्टर है, तो 10 चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चन आपको लेने हैं, ऑब्जेक्टिव किस में से ज्यादा लिए जाएंगे, किस चैप्टर में से, या फिर लॉन्ग आंसर किस चैप्टर के ज्यादा होंगे, सब ब्लूप्रिंट से आइडिया लग जाता है। उसके बाद आते हैं राइट क्वेश्चंस। क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करिए। अब आपके पास में ब्लूप्रिंट बन चुका है, तो दूसरे स्टेप में आप क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखने के बाद में आप स्क्रीनिंग करते हैं क्वेश्चन की। थर्ड स्टेप में स्क्रीनिंग मतलब वो क्वेश्चन ऑथेंटिक है या नहीं, बच्चों के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग है या नहीं, या जो आप पूछना चाह रहे हो बच्चों से इवैल्यूएशन के लिए, वो फुलफिल कर रहा है उस ऑब्जेक्टिव को या नहीं। इन सारी चीजों की स्क्रीनिंग की जाती है, और जो ऑथेंटिक क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को क्वेश्चन बैंक में रखा जाता है, और जो वेग क्वेश्चन होते हैं उनको हटा दिया जाता है। इसके बाद आता है फोर्थ स्टेप, जिसमें है कोडिंग ऑफ क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चंस की कोडिंग की जाती है कि
अगर आप ऑब्जेक्टिव ले रहे हो तो किस तरीके की आपकी क्या आप उसको कोड दोगे, या फिर एक पर्टिकुलर चैप्टर के अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने भी आप ले रहे हो तो उनकी किस तरीके से कोडिंग करोगे, वो सब दिया जाता है। एक कोड का तरीका ये भी होता है कि आपने मान लिया आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दे रहे हो, हर चैप्टर में से आपने 2-2 क्वेश्चंस लिए हैं, तो आप उनको कोड दे देते हो। जैसे फर्स्ट चैप्टर में से 2 क्वेश्चन लिए तो 1.1, 1.2, इसी तरीके से सेकंड चैप्टर में से आपने 2 क्वेश्चन लिए तो 2.1, 2.2, इस तरीके से कुछ भी आप कोड दे सकते हो। तो कोडिंग ऑफ क्वेश्चंस जो होता है वो नेक्स्ट स्टेप होता है। इसके बाद आती है फिलिंग एंड स्टोरेज ऑफ क्वेश्चंस। इसके बाद जो भी आपने प्रश्न बनाए हैं उनको आप प्रॉपर वे में लिख करके, उनके ऑप्शंस लिख करके, तैयार करके पूरा उसका प्रोफार्मा तैयार रखते हो और उन क्वेश्चंस को फिर आप स्टोर कर लेते हो, सेव कर लेते हो, या एक्यूमुलेट करके एक कंबाइंड फॉर्म में ले आते हो जिसको हम क्वेश्चन बैंक कहते हैं। तो ये बेसिकली 5 स्टेप हैं जो फॉलो किए जाते हैं क्वेश्चन बैंक को प्रिपेयर करने में। अब बात आती है इसके फायदे क्या हैं, क्यों बनाया जाता है प्रश्न बैंक या क्वेश्चन बैंक के क्या क्या यूज हैं। तो इसका पहला जो फायदा वो है, देयर इज अ लीस्ट चांस ऑफ लीकिंग ऑफ क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आपको हर तरीके के क्वेश्चन आप उसके अंदर पढ़ रहे हो तो पेपर लीक होगा या क्वेश्चन लीक हो जाएंगे। ये क्वेश्चन टीचर ने बताया वही क्वेश्चन आएगा, या टीचर ने नहीं बताया, बच्चे अपनी तरफ से अंदाजा लगा रहे हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है तो वही क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन लीकेज के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि आप हर तरीके का क्वेश्चन पढ़ते हो तो ऑथेंटिसिटी बढ़ती है क्वेश्चंस की। दूसरा इसका जो मेरिट है वो ये है, द टीचर्स नो what type of question are to be asked in the examination, so they teach accordingly। टीचर्स को पता होता है क्वेश्चन बैंक में देख करके कि ज्यादातर किस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, तो वो अपनी टीचिंग को उसी तरीके से फ्रेम करते हैं, अपने क्वेश्चंस को उन्हीं तरीके से फ्रेम करते हैं, और ताकि वो बच्चों को उस चीज को उसी वे में पढ़ाएं और बच्चे जब एग्जाम में आए तो आसानी से उसको कवर कर पाए क्वेश्चन को। थर्ड है इसका जो फायदा है वो है, क्वेश्चन पेपर्स कैन बी सेट इमीडिएटली और एन इमरजेंसी। अगर आपको कभी ऐसा आपके पास पूरा क्वेश्चन बैंक बना हुआ रखा है, लेकिन आपको कभी ऐसा हुआ कि तुरंत ही कोई पेपर सेट करना है या कोई इमरजेंसी, आपको फटाफट पेपर बच्चों को बना करके देना है, नहीं वो क्लास टेस्ट के लिए हो चाहे टर्म टेस्ट के लिए हो, और कहीं इमरजेंसी आती है या इमीडिएटली कोई आपको पेपर सेट करना पड़ता है, तो इसलिए क्वेश्चन बैंक आपकी हेल्प करता है। आपको क्वेश्चन दोबारा पूरी बुक में से नहीं देखने पड़ते, आप क्वेश्चन बैंक में से लिमिटेड क्वेश्चंस लेकर के सेलेक्ट करते हैं और उन सेलेक्टेड क्वेश्चंस को आप अपने क्वेश्चन पेपर में दे सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो फायदा है, द स्टूडेंट विल बी अवेयर ऑफ व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। यहाँ टीचर के लिए तो फायदेमंद है क्योंकि उन्हें मालूम पड़ता है कि किस तरीके के क्वेश्चन उन्हें पेपर में देने हैं। स्टूडेंट के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि उन्हें मालूम पड़ता है कि इस तरीके के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो वो उसी तरीके के प्रिपेयर करते हैं क्वेश्चंस, या उसी लेवल की तैयारी करते हैं जिस लेवल का पेपर पहले आ चुका है। इसके बाद फैसिलिटेटिंग लर्निंग फ्रॉम वेरियस एंगल्स, इसमें हर तरीके के प्रश्नों का समावेश होता है प्रश्न बैंक में, इसलिए जो है स्टूडेंट की लर्निंग जो होती है वो कई एंगल्स से होती है। ऐसा नहीं है कि आपने केवल ऑब्जेक्टिव टाइप ही पढ़ा या आपने केवल लॉन्ग आंसर ही पढ़ा, आप जो भी पढ़ते हो बहुत गहराई में जाकर पढ़ते हो, तो हर एंगल से आपकी लर्निंग इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट है एज अ गाइड फॉर पेपर सेटर्स। ये पेपर सेटर्स के लिए क्वेश्चन बैंक एक गाइड की तरह काम करता है। उन्हें क्वेश्चंस में ज्यादा सोचना नहीं पड़ता क्वेश्चन सेट करने के लिए, उनके पास रेडीमेड क्वेश्चंस होते हैं जो पहले से प्रिपेयर करे गए हैं एक्सपर्ट्स के थ्रू, वो उन्हीं में से कुछ आइडिया लेकर के अपने पेपर को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो फायदा है वो है ऑब्जेक्टिविटी इन इवेल्युएशन। चूंकि क्वेश्चन बैंक आपके पास है और उसमें आपको मालूम है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो ऑथेंटिक वे में पूछे गए हैं और उनका आंसर भी साथ के साथ दिया गया है, तो जब इवेल्युएशन होता है तो ऑब्जेक्टिविटी आती है, वस्तुनिष्ठता आती है। आप जो आंसर आपके जो सही आंसर है उसी का सिलेक्शन होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई भी पक्षपात होने की संभावना नहीं होती। नेक्स्ट, यूज फॉर एडमिशन एंड एग्जामिनेशन पर्पस। कई बार कहीं स्कूल में या कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम लिए जाते हैं, या एडमिशन कराने के लिए जो एग्जाम होते हैं या उनके परफॉर्मेंस को देखने के लिए जो एग्जामिनेशन होते हैं, उन सब के लिए भी क्वेश्चन बैंक बहुत फायदेमंद होता है। उनमें से कुछ क्वेश्चंस देके बच्चे की परफॉर्मेंस के बारे में या बच्चे की नॉलेज के बारे में टीचर्स जान सकते हैं और उसी बेस पर उनको एडमिशन के लिए एक लेआउट, एक बेस मिल जाता है कि वो किस तरीके का एक क्राइटेरिया रखेंगे सिलेक्शन के लिए। नेक्स्ट है इसका जो फायदा है क्वेश्चन बैंक का, वो ये है कि इम्प्रूव ओवरऑल वैलिडिटी ऑफ द एग्जामिनेशन। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो क्वेश्चन ऑथेंटिक होते हैं, ऑब्जेक्टिविटी होती है, रिलायबल होते हैं, वैलिड होते हैं,
तो ओवरऑल वैलिडिटी जो होती है एग्जामिनेशन की वो इंक्रीज हो जाती है, और जिस मेन पर्पस को ध्यान में रख करके आप चले थे एग्जाम लेने के लिए वो पर्पस फुलफिल होता है, आप जो ऑब्जेक्टिव लेके चले थे वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल होते हैं। अगला जो इसका फायदा है, सैंपल टेस्ट ड्रॉन फ्रॉम द बैंक। आप सैंपल टेस्ट बना करके वो बच्चों को देख सकते हो, प्रश्न बैंक में से आप सैंपल पेपर बना करके बच्चों को दे सकते हो, और उस सैंपल पेपर को बच्चों से सॉल्व करा के उनकी परफॉर्मेंस का आइडिया लगा सकते हो कि उनमें कितने इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये फायदा भी हमें क्वेश्चन बैंक से मिलता है। और साथ ही साथ जो इसका आखिरी फायदा वो है यूज्ड बाय द टीचर टू गेट फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्वेश्चन बैंक के आधार पर जब आप सैंपल पेपर देते हो, बच्चे सॉल्व करते हैं, बच्चे किस लेवल तक सॉल्व कर पा रहे हैं, उस आधार पर टीचर्स का भी फीडबैक मिलता है कि उन्हें अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को किस वे में आगे ले जाना है या क्या इंप्रूवमेंट करना है। टीचर खुद भी अपना फीडबैक उससे ले सकते हैं। तो ये कुछ फायदे हैं जो क्वेश्चन बैंक से मिलते हैं। तो ये हमारा पहला टॉपिक था जिसमें हमने बात करी कि जो है क्वेश्चन बैंक क्या होता है, कैसे सेट किया जाता है और इसके क्या क्या फायदे होते हैं। लेकिन जहां कोई चीज फायदा देती है वहां उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो इसके क्वेश्चन बैंक के भी कुछ नुकसान हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं। जो डीमेरिट्स हैं वो इस प्रकार हैं कि पहला जो इसका ड्रॉबैक है वो है एजुकेटर्स डू नॉट हैव यूनिफॉर्म ओपिनियन विद रिगार्ड्स टू सीक्रेसी ऑफ क्वेश्चन बैंक। यानी कि जो एजुकेटर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, वो एक मत नहीं हो पाते इस बारे में कि ये एक सीक्रेट ही रहेगा क्वेश्चन बैंक, और इस क्वेश्चन बैंक के आधार पर ही आप क्वेश्चन दे रहे हो, इस चीज की सीक्रेसी के ऊपर कई बार डाउट आ जाता है। नेक्स्ट है ओरिजिनलिटी लैक्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चंस फॉर क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर बनाते समय कई बार ओरिजिनलिटी की कमी हो जाती है, वास्तविक प्रश्न नहीं होते, एक ही चीज से रिलेटेड 2-3 प्रश्न घुमा के पूछ लिए जाते हैं, या सेम प्रश्न रिपीटेशन भी हो सकता है। तो ओरिजिनलिटी की कमी होने की संभावना भी रहती है इसमें। In the present setup, when the examination aim to pass or fail, there is no justification of such banks for students of teacher. आज के एजुकेशन सिस्टम में जहाँ सबको पास या फेल करना, दो ही ओपिनियन बचे हैं। अब बच्चे को आप इस क्लास तक, पर्टिकुलर क्लास तक पास ही करोगे, उसके बाद बच्चा या तो पास होगा या फेल होगा। तो ये सारी चीजों को जस्टिफिकेशन देते समय स्टूडेंट और टीचर के लिए इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं बचता प्रश्न बैंक का। इसमें सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन या सब्जेक्ट ट्रेनिंग, जो ट्रेंड पर्सन है उनकी जरूरत पड़ती है। तो सब्जेक्ट पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट का स्पेशलाइज्ड पर्सन मिलना या ट्रेंड पर्सन मिलना पॉसिबल नहीं होता। तो ऑथेंटिसिटी कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में इफेक्टिव होती है, इससे इफेक्ट पड़ता है उसका। तो आइटम राइटर्स जो होते हैं वो प्रॉपर ना मिलने से भी थोड़ा फर्क पड़ता है। इट रिक्वायर्स प्रोफिशिएंसी इन टेक्निक्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन ऑन द पार्ट ऑफ आइटम राइटर्स. The item writers may not be well versed with psychological characteristics of the student for whom the test to be constructed or used. जब अब आपने प्रश्न बनवा लिया, प्रश्न पत्र बनवाया या प्रश्न बैंक बनवाया, उसके जो आइटम मतलब क्वेश्चंस, तो आइटम राइटर्स हैं, जो क्वेश्चन राइटर्स हैं, वो उसको प्रिपेयर करते समय बच्चों के साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में नहीं रख पाते, या हर कोई ध्यान में रखे ये जरूरी नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चे की साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है, उसका मेंटल लेवल क्या है, वो उस एज के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर क्लास का क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या उसके इंटरेस्ट किस चीज में है। ये बहुत सारे जो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनका ध्यान नहीं रखा जाता क्वेश्चन बैंक फ्रेम करते समय। ये इसका एक ड्रॉबैक है। तो आज का ये पहला टॉपिक था हमारा जो हमने डिस्कस किया अभी, वो था हमारा क्वेश्चन बैंक। अब हम दूसरे टॉपिक पर आ रहे हैं, वो है सेमेस्टर सिस्टम। आपने बहुत नाम सुना होगा सेमेस्टर सिस्टम का। आजकल लगभग हर कोर्स में सेमेस्टर सिस्टम का पैटर्न चल रहा है। तो सेमेस्टर होता क्या है, कैसे काम करता है ये सेमेस्टर सिस्टम, इस पर हम बात करने वाले हैं। सेमेस्टर का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एकेडमिक पीरियड को या एकेडमिक सेशन को कैटेगरीज में या पर्टिकुलर टाइम पीरियड में डिवाइड कर देना। वो कैसे होता है इसको देखते हैं हम यहाँ पर। When a particular course of study is divided into different equal parts, not on the basis of session but on the basis of months, and an examination is conducted after the completion of every year, every part is called semester system. सेमेस्टर सिस्टम का मतलब होता है जब आप किसी पर्टिकुलर कोर्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, सेशन के आधार पर नहीं बल्कि महीनों के आधार पर, कि 6 महीने का एक सेमेस्टर होगा, 6 महीने का दूसरा होगा, या फिर जो आपके
तीन तीन महीने के 4 सेमेस्टर होंगे। जो भी है 12 महीने को आप किस तरीके से डिवाइड करते हो, पूरे कोर्स को, सेशन को किस तरीके से मंथ्स में डिवाइड करते हो, और उसके बाद में हर पर्टिकुलर टाइम पीरियड या मंथ पीरियड कंप्लीट होने के बाद, हर एक पार्ट कंप्लीट होने के बाद आप टेस्ट लेते हो, तो वो जो सिस्टम होता है वो सेमेस्टर सिस्टम कहलाता है। इसका मतलब इसमें एनुअल स्कीम नहीं होती कि साल में एंड में एक बार जाकर के पेपर होगा या फिर हाफ ईयरली होगा और उसके बाद एनुअल होगा, ये सिस्टम नहीं होता। उसमें हम पूरे एकेडमिक सेशन को या पूरे क्लास का जो कंटेंट है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब वो 2 पार्ट में भी डिवाइड हो सकता है 6-6 महीने के, या फिर 4 पार्ट में भी हो सकता है, वो आगे हम देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कोर्स ऑफ स्टडी ऑफ 2 years, अगर कोई कोर्स 2 साल का है, 4 सेमेस्टर विल बी देयर, तो 4 सेमेस्टर बनेंगे 6-6 महीने के, क्योंकि 2 साल मतलब 24 महीने हो गए, तो 6-6 महीने के 4 सेमेस्टर बन गए, तो वो कंप्लीट हो जाएगा कोर्स उसका। या फिर 3 साल का कोई कोर्स है, 3 ईयर डिग्री कोर्स है, तो 3 ईयर डिग्री कोर्स में ऑब्वियसली 6 सेमेस्टर बनेंगे, क्योंकि 1 साल के 2 सेमेस्टर, तो 3 साल के टोटल 6 सेमेस्टर बनेंगे। तो 6-6 महीने के आधार पर सेमेस्टर डिसाइड किए जाते हैं। अंडर दिस सिस्टम, अ स्टूडेंट फेलिंग इन अ वन सब्जेक्ट इन 1 सेमेस्टर इज नॉट डिक्लेयर टू बी फेल्ड। इसका एक फायदा यह है कि अगर किसी एक सेमेस्टर में बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, तो उसको फेल डिक्लेयर नहीं किया जाता उस पर्टिकुलर कोर्स में या उस पर्टिकुलर सेशन में, उसको फेल डिक्लेयर नहीं किया जाता। रादर ही इज एडमिटेड टू द नेक्स्ट सेमेस्टर, वो नेक्स्ट सेमेस्टर में जाता है, एंड इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू री स्टडी द सब्जेक्ट एंड री अपीयर इन द एग्जामिनेशन इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन दैट सेमेस्टर। और उसको दोबारा मौका मिलता है कि वो जो पेपर है जिसमें उसके कम नंबर आए हैं, या फिर वो जिसमें फेल हो गया है लेकिन उसको डिक्लेयर नहीं किया गया, उसको दोबारा पढ़े या उसमें दोबारा री अपीयर हो और अपने एग्जामिनेशन देने के बाद उसको क्लियर करे। ये अपॉर्चुनिटी बच्चे को सेमेस्टर सिस्टम में मिलती है कि एक पेपर के फेल होने पर, एक पेपर में फेल होने पर उसको फेल डिक्लेयर नहीं किया जाता। उसके पास चांस होते हैं कि वो अगले सेमेस्टर में जाकर के उसकी दोबारा स्टडी करके पेपर दे सकता है और उसको क्लियर कर सकता है। In this semester system, examination become a part of parcel of a daily routine, and the system no more produces any sort of stress and strain among the students. इसमें कंटेंट जो होता है, विषय वस्तु जो होती है, वो पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो बच्चे के ऊपर किसी भी तरीके का मेंटल स्ट्रेस या स्ट्रेन नहीं होता, वो रिलैक्स वे में अपनी स्टडी कर सकते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेमेस्टर सिस्टम इज टू broaden the outlook of the students and instill in them a sense of confidence and responsibility. जब उनके ऊपर लोड नहीं होता, किसी भी तरह का स्ट्रेस या स्ट्रेन नहीं होता, तो वो अपना जो काम करते हैं वो पूरे आत्मविश्वास के साथ और जिम्मेदारी के साथ करते हैं, तो उनके अंदर सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होता है। आगे बात करते हैं कि इसके फायदे क्या है सेमेस्टर सिस्टम के। तो सेमेस्टर सिस्टम का जो फायदा है, स्टूडेंट एंगेज्ड इन स्टडी थ्रू आउट द ईयर। पूरी साल बच्चा पढ़ाई करता है, ऐसा नहीं है कि लास्ट में पेपर होगा तो उसको केवल 2 महीने या 3 महीने ही पढ़ाई करनी है आखिर के, ऐसा नहीं है जैसा पहले करते थे स्टूडेंट। उनको पूरी साल पढ़ना होता है, क्योंकि वो पूरा एकेडमिक सेशन इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, तो उतना आपको पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरा है, द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट इज कॉन्स्टेंटली असेस्ड। हर सेमेस्टर के अंदर बच्चे की जो है वो प्रोग्रेस को देखा जाता है, असेसमेंट किया जाता है, तो कांस्टेंट वे में असेसमेंट होता रहता है बच्चे का। इट अलाउस ग्रेटर इंटरेक्शन विद टीचर एंड स्टूडेंट्स। पर्टिकुलर सेमेस्टर के अंदर उन्हें लिमिटेड कोर्स पढ़ना है, तो इंटरेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं स्टूडेंट और टीचर के, क्योंकि उनके ऊपर लोड नहीं रहता कोर्स को कंप्लीट कराने का बहुत जल्दी, तो वो प्रॉपर इंटरेक्शन के थ्रू समझते हुए आगे बढ़ते हैं। इट रिड्यूसेस वर्किंग लोड among teachers, ये यहाँ रह गया मेरे से। इट रिड्यूसेस वर्कलोड among टीचर्स। ये टीचर्स के ऊपर भी वर्कलोड को कम करता है, उन्हें बहुत सारे नोट्स और बहुत सारी जो चीजें हैं वो एक साथ प्रिपेयर नहीं करनी पड़ती, उनके पास पर्टिकुलर टाइम होता है इन चीजों को प्रिपेयर करने के लिए। द सेमेस्टर सिस्टम डिस्करेजेस स्टूडेंट टू स्टडी एट द लास्ट मोमेंट। ये पहली वाली बात है, कंटिन्यूअस असेसमेंट होता है या पूरी साल स्टडी होती है, तो लास्ट मोमेंट पे जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए तो ये नुकसानदायक हो गया है, लेकिन वास्तव में स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बच्चा लगातार पढ़ रहा है इसमें चीजों को। कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट एंड पीरियोडिकल टेस्ट होते रहते हैं इसमें। स्टूडेंट फ्री होते हैं अपनी परफॉर्मेंस के बारे में जानने के लिए, ट्रांसपेरेंसी होती है असेसमेंट में, और आप अपना जो असेसमेंट आपका किया जा रहा है उसके बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस के बारे में आप पता कर सकते हो, उसमें किसी भी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं होता।
इट रिड्यूसेस स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेन, मेक लर्निंग पर्पसफुल, प्लीजेंट एंड जॉयफुल। हमारा जो एजुकेशन का मेन पर्पस है कि एजुकेशन जो है वो बच्चों के लिए पर्पसफुल और जॉयफुल होनी चाहिए, वो इससे फुलफिल होता है, क्योंकि इससे स्ट्रेस और स्ट्रेन कम होता है बच्चों के दिमाग पे, तो वो इंजॉय करते हुए या अपने टाइम प्रॉपर टाइम लेते हुए चीज़ों को समझ के आगे बढ़ते हैं, तो वो जो हम पर्पस लेके चले थे वो फुलफिल होते हैं इससे। अब बात आती है इसके सेमेस्टर सिस्टम के भी कुछ डीमेरिट्स हैं। उसके क्या डीमेरिट्स हैं? बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस एग्जामिनेशन इन सेमेस्टर सिस्टम, स्टूडेंट्स आर कॉन्स्टेंटली अंडर द हैमर ऑफ एग्जामिनेशन। हर 6 महीने में एग्जामिनेशन होना है, कंटिन्यूस असेसमेंट होना है, तो बच्चों को कहीं ना कहीं ये लगता रहता है कि हमेशा हमारे ऊपर एग्जाम की तलवार लटक रही है, या कभी भी एग्जाम डिक्लेयर हो सकते हैं सेमेस्टर इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड के होने के बाद। तो बच्चे के ऊपर एक थोड़ा सा लोड रहता है, कोर्स का लोड नहीं रहता, लेकिन हाँ एग्जाम उसके होने हैं और वो रेगुलरली इन चीज़ों से गुजरेगा, इस चीज़ का थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है। दिस सिस्टम सूट्स ओनली इन हायर एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन में आप इसको लागू नहीं कर सकते, क्योंकि स्कूल एजुकेशन में बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनके साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक अलग होते हैं, उनका मेंटल लेवल उतना एडवांस नहीं होता कि वो सेमेस्टर वाइज चीज़ों को पढ़ पाएँ या मैनेज कर पाएँ पूरे कोर्स को, इसलिए ये हायर एजुकेशन के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। इट इज़ डिफिकल्ट टास्क टू फ्रेम प्रॉपर सिलेबस फॉर ईच सेमेस्टर। हर एक सेमेस्टर के लिए सिलेबस प्रिपेयर करना अपने आप में एक बहुत टीडियस टास्क है। इसको प्रिपेयर करने के लिए बहुत एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, ये एक इसका ड्रॉबैक है। अ गैप बिटवीन द सेमेस्टर समवन इज लॉस फॉर द स्टूडेंट्स। अगर आपके सेमेस्टर्स के बीच में गैप आ गया है तो उससे स्टूडेंट्स का भी नुकसान हो सकता है। वर्कलोड जो है वो टीचर्स पर वो कई बार बढ़ भी जाता है, क्योंकि उन्हें हर 6 महीने के अंदर जो है सारा प्रोसेस रिपीट करना होता है, स्टूडेंट्स को भी सब कुछ रिपीट करना होता है, तो इनडायरेक्ट वे में थोड़ा सा उनके ऊपर वर्कलोड बढ़ता है। समटाइम्स इट इज फेल्ट दैट एग्जामिनेशन इज मोर देन स्टडी। हर 6 महीने में एग्जाम हो रहा है तो आपको ये लगता है कि एग्जामिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई तो इतनी ज़्यादा हो नहीं पाती, पेपर उतने से जल्दी आ जाता है। तो ये बच्चों को एक दिमाग में रहती है बात कि अभी जितना जल्दी हम कर सकते हैं उतना कर लें, क्योंकि एग्जामिनेशन 6 महीने में हो जाएगा। तो ये महसूस होने लगता है कि एग्जामिनेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय स्टडी के। स्टूडेंट गेट इन्वॉल्व इन द करिकुलम, अदर एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट गेट्स हैम्पर्ड। मतलब स्टूडेंट को एकेडमिक एक्टिविटीज़ में या अपनी स्टडी के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करना होता है, तो उसके जो ओवरऑल डेवलपमेंट से रिलेटेड जिन और अदर एस्पेक्ट्स की हम बात करते हैं, अफेक्टिव या साइकोमोटर एस्पेक्ट की बात, उनका जो है इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता जितना हम मान के चल रहे थे जो स्कूल लेवल पर हो रहा था। तो ये थोड़े से कुछ इसके ड्रॉबैक हैं जो लेके चलते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े ड्रॉबैक नहीं है, इसके फायदे ज़्यादा हैं बजाय इसके नुकसान के। तो ये आजकल हायर एजुकेशन में बहुत ब्रॉडली यूज़ किया जा रहा है सेमेस्टर सिस्टम, क्योंकि इससे स्टूडेंट और टीचर दोनों को फ़ायदा जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जो रिसेंट ट्रेंड्स इन असेसमेंट टॉपिक के अंदर हमने बात करी आज। पहले हमने बात करी क्वेश्चन बैंक्स की, कि क्वेश्चन बैंक क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या इनके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान होते हैं। उसके बाद हमने बात की सेमेस्टर सिस्टम की, कि सेमेस्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है और सेमेस्टर सिस्टम के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। अब इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है, वो है CBCS सिस्टम, तो वो उस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। वो सेमेस्टर सिस्टम से लिंक करेगा, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा बहुत लेंथी हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें अभी उस टॉपिक को नहीं लिया, उस पर हम अलग से बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।